वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आरआरबी एमआई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और यह आरआरबी एमआई मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जा रही थी और आज 15 दिसंबर से स्टार्टिंग था और फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो था वह 1 बजे के करीब में ख़त्म हो गया है। और आपके द्वारा कुछ क्वेश्चन भी आए थे हमारे पास, लेकिन हम वीडियो लेट से अपलोड कर रहे हैं ताकि जो भी क्वेश्चन हमारे पास मिले थे वह 100% राइट है कि नहीं, यह जांच करने के बाद उसे टाइप करने के बाद आपके लिए यह क्वेश्चन 100% रियल करवाया जा रहा है। अगर एनटीपीसी का फॉर्म भरे हैं और उसका एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जिन लोगों का सेकेंड शिफ्ट या अगले दिन एग्ज़ाम है उसके लिए तो यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग जीके, साइंस और कंप्यूटर के 100% रियल क्वेश्चन करेंगे, तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि 2023 में AFC एशियन कप कहाँ पर आयोजित हुए हैं। तो 2023 AFC एशियन कप जो है वह चीन में आयोजित होने वाले थे। यह 18th एडिशन ऑफ द AFC एशियन कप था जो चीन में आयोजित होंगे। 2019 में आने वाले शिफ्ट के बच्चों से पूछ सकता है कि 2019 में AFC एशियन कप कहाँ आयोजित किए गए थे। तो UAE में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरात में इसका आयोजन 2019 में किया गया था, जिसमें कतर जो देश है, कतर वह चैंपियन रहा। और मोस्ट सक्सेसफुल टीम जो थी वह जापान की थी, जिसे 4 टाइटल्स प्रदान किया गया। और इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल टूर्नामेंट फुटबॉल कॉन्फेडरेशन AFC का जो 2023 में आयोजन है वह आपका चीन में होगा। तो इसका राइट आंसर चीन हो जाता। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कठोर जल को मृदु सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में था Na2CO3, ऑप्शन बी में था NHCO3, ऑप्शन सी में था NaCl, ऑप्शन डी में था Na। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वॉशिंग सोडा Na2CO3 जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता, क्योंकि कठोर जल को सॉफ्टवेयर बनाने के लिए Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। और इसका सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि एल नीनो किस प्रकार की धारा है। तो एल नीनो जो है वह गर्म जलधारा है, जिसके आगमन पर सागरीय जल सामान्य से 3 से 4 डिग्री बढ़ जाता है। तो आपके ऑप्शन में क्या था, आप कमेंट में बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन 3 नंबर आपसे पूछा था कि एलो नीनो किस प्रकार की धारा है। तो एलो नीना गर्म जलधारा है, जिसके आगमन पर सागरीय जल सामान्य से 3 से 4% बढ़ जाता है। यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर और पेराडोर में कुछ सालों के अंतराल पर घटित होता है और यह प्रशांत महासागर में घटित होता है। आप इसे याद रखिएगा। गर्म जलधारा अलास्का जलधारा दक्षिण विषुवत जलधारा कहलाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था 4 नंबर, विच इज नेटवर्क टोपोलॉजी। आपके पास 4 ऑप्शन था और बताना था कि कौन नेटवर्क टोपोलॉजी है। ऑप्शन ए था लैन, ऑप्शन बी मैन, ऑप्शन सी वैन, ऑप्शन डी बस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता। तो नेटवर्क टोपोलॉजी 5 प्रकार के होते हैं। पहले उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देंगे। तो नेटवर्क टोपोलॉजी जो होता है वह 5 टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी इन कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में 5 प्रकार के टोपोलॉजी होते हैं। एक में मेश टोपोलॉजी, और दूसरा होता है स्टार टोपोलॉजी, तीसरा होता है बस टोपोलॉजी और चौथा होता है रिंग टोपोलॉजी। तो इसमें से आप देख लीजिए कि कौन सा जो है वह ऑप्शन में है। तो आपका जो बस टोपोलॉजी है वह ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और 5वां था हाइब्रिड टोपोलॉजी, तो इसका राइट आंसर बस टोपोलॉजी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि ओडिशा में घिरमाथा बीच किस हेतु प्रसिद्ध है। तो ओलिव राइडली सी टर्टल्स के लिए ओडिशा में
घिरिमाथा बीच प्रसिद्ध है। यह ओलिव रिडले कछुए के लिए दुनिया का सबसे बड़ा घोंसला बनाने वाला बीच है। अगला प्रश्न पूछा था, जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के धातु पर किस चीज़ की परत चढ़ाई जाती है? तो आप सभी को मालूम होगा कि जस्तीकरण की प्रक्रिया में लोहे के धातु पर जिंक का परत चढ़ाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन जिसमें जिंक था वह सही हो जाता। उम्मीद करता हूँ आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे गए थे और आप इस क्वेश्चन से संतुष्ट हैं। आप इस क्वेश्चन से 100% संतुष्ट हैं और आप संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आने वाले शिफ्टों के एनालिसिस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला पूछा था, किसकी एसआई यूनिट बल की एसआई यूनिट के समान होती है? तो फोर्स और न्यूटन का जो एसआई यूनिट है वह एक दूसरे के समान होता है। अगला पूछा था, URL के फुल फॉर्म क्या है? तो URL उरल का फुल फॉर्म जो होता है यूनिफॉर्म रिसर्च लेक्टर होता है। उरल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसर्च लेक्टर, इसका राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, अगला प्रश्न 10 नंबर था। हाँ, 10 नंबर क्वेश्चन था कि मूवमेंट का एक क्वेश्चन था। मूवमेंट से भी आपका एक क्वेश्चन था, जो V = MP होता है, वह मूवमेंट से भी एक क्वेश्चन था। तो आप बताइए, पूरा क्वेश्चन उसका नहीं आ पाया इसलिए वह नहीं करवा सकते। आप बताइए कि मूवमेंट से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न पूछा था, अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू की गई? तो अस्थाई बंदोबस्त की जो प्रक्रिया थी वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। अस्थाई बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थाई व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त जो था वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था और कब लागू किया गया था? तो 22 मार्च 1793 ईस्वी को लागू किया गया था। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा था, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट असहयोग आंदोलन कब और किसके अध्यक्षता में हुई? तो असहयोग आंदोलन 5 सितंबर को हुआ। 5 सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ और किसके द्वारा हुआ? तो महात्मा गांधी के द्वारा हुआ। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कब पूछा था एवं किसके द्वारा हुआ, क्या पूछा था क्वेश्चन, आप सही बताएं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्तावित किया गया। अगला पूछा था कि BCD का फुल फॉर्म पूछा था। तो BCD का फुल फॉर्म बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। इसका राइट आंसर बाइनरी कोडेड डेसिमल हो जाएगा। अगला आपसे पूछा था कि समयवाद कुमैदू समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो समयवाद कुमैदू समाचार पत्र के जो संपादक थे वह राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय द्वारा 1819 में कोलकाता से प्रकाशित एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसे सती प्रथा की समाप्ति के लिए अभियान चलाया गया था। अगला प्रश्न पूछा था कि कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य, तो आप पहले भी आपको हम बता चुके हैं कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। तो अब आपके ऑप्शन में क्या था? अगर आपके ऑप्शन में इस 8 राज्यों में से कोई एक था तो आप उसको टिक मार दिए होंगे, वह आपका सही हो गया होगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो आपके द्वारा ही भेजा गया क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया हो। आज RRB MI का एग्ज़ाम था, मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी का एग्ज़ाम था। जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हमारे पास आए हैं उसी का हम लोग एनालिसिस कर रहे थे और सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी बच्चे NTPC के एग्ज़ाम देने वाले हैं वह देख ले कि एग्ज़ाम कितना टॉप हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।